स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस एंड ईरान के बारे में। नाटो का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ है अंकारा टर्की के वहाँ पे, तो समिट को एड्रेस करते हुए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कहा गया कि जो सीज फायर एग्जिस्टेंस में आया था यूएस और ईरान के बिटवीन में, वो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट है, वो नहीं करता है। आप देखिए कि बोथ कंट्रीज़ के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस हैं वो लगाए गए हैं कि उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पे अटैक है वो किया है। तो अगर हम सीज फायर के जो यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में रीड करें, आप देखिए कि इनिशियली पार्ट से ही 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कंटिन्यूस कंसर्न है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में। फर्स्ट जो पॉइंट है वो लेबनान का है। लेबनान के वहाँ पे आप देखिए कि इजराइल की जो फोर्सेज हैं उनका कंटिन्यूस वहाँ पे प्रेजेंस का होना, और जब भी सीज फायर एग्जिस्टेंस में था इजराइल की फोर्सेज ने लेबनान के वहाँ पे हजीबुल्लाह के टारगेट को बताते हुए जो अटैक्स है वो किया था, बॉम्ब वहाँ पे उन्होंने गिराए थे। तो एक तो लेबनान की वजह से जो कन्फ्लिक्ट है जिसमें जो जो यहाँ पे कंसर्न है वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड, आप देखिए कि होर्मुज के ऊपर में कंट्रोल की रिगार्डिंग में ईरान के द्वारा कंटिन्यूस मेंशन किया जाता है कि होर्मुज के ऊपर में जो कंट्रोल है उनका यहाँ पे रहेगा। यूएस कंटिन्यूस आप देखिए कि उस क्लेम को यहाँ पे डिनाई है वो किया करता है। रिसेंटली जब ये सीज फायर है एग्जिस्टेंस में आया तो ईरान के द्वारा एक रूट है उसको बताया गया, क्योंकि ईरान का जो टेरिटरी है उसी के नियर बाई एरिया से पास करता है। और रिसेंटली आप देखिए कि ईरान की फोर्सेज ने कुछ शिप वेसल्स को भी टारगेट किया था कि ओमान का जो अदर एरिया है जो कि होर्मुज के अदर पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है, तो ओमानी जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ से पास होने वाली जो शिप्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट है वो किया गया था ईरान के द्वारा। तो ये 2 यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट हैं, इसी की वजह से ये एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। कंटिन्यूस डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इसमें हुआ भी है। इंडिया का क्या स्टेटमेंट है? इंडिया का स्टेटमेंट यही है कि डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व है वो किया जाए। सेकंड, आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक ड्रोन के बारे में मेंशन था। MQ-9 नाम का एक ड्रोन है जो कि यूएस के ड्रोन बताया गया है, जिसको भी यहाँ पे ईरान की फोर्सेज ने एलिमिनेट किया है, उसको डिस्ट्रॉय है वो किया है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ड्रोन्स का जो अलग अलग नेम है उनको मेंशन कर दिया जाए और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है। तो आप देखिए कि ड्रोन का ये टाइप है। सेकंड, अगर हम होर्मुज के बारे में देखें तो ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसको रीड कर चुके हैं। होर्मुज आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ है उसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट किया करता है। जो स्ट्रेट जो हुआ करती हैं वो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट है वो किया करते हैं। लैंड एरिया का जब कनेक्टिविटी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इस्तुमस के नाम से जाना करते हैं। जैसे आप देखिए कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका है और लैटिन अमेरिका है उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तुमस ऑफ पनामा है वो एग्जिस्ट करता है। वैसे एक पनामा कैनाल भी है जो भी न्यूज़ के अंदर में था, लास्ट ईयर के दौरान में न्यूज़ में था जब यूएस के प्रेसिडेंट पावर में आए थे, नए जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा था कि पनामा कैनाल है जो कि यूएस के द्वारा डेवलप किया गया था और वहाँ पे अब चाइनीज़ का जो प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, इस वजह से यूएस उसको वापस से जो टेक ओवर है वो भी कर सकता है। और पनामा जो वो एरिया है जो कि इस्तुमस ऑफ पनामा के रूप से एग्जिस्ट करता है, जो कनेक्ट करता है सेंट्रल अमेरिका को लैटिन अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट आपको और यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो होना चाहिए यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर में ईरान ने अटैक किया है, स्पेशली कुवैत एंड बहरीन का जो कंट्री हैं, कुवैत एंड बहरीन का जो कंट्री हैं। तो ये ऐसे एरिया हैं जो कि पर्शियन गल्फ के इनसाइड एरिया में सिचुएटेड हैं और वहाँ पे यूएस के जो बेसेज हैं, और ईरान इन कंट्रीज़ को इस वजह से टारगेट करता है। एक तो यूएस का मिलिट्री का वहाँ से प्रेजेंस है, और काफ़ी बार जब ईरान के ऊपर में जो अटैक हुआ करते हैं वो उन्हीं कंट्रीज से आप देखिए उस अटैक का जो ओरिजिन है वो हुआ करता है, तो इस वजह से भी टारगेट है वो किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स, ईरान नाम का जो कंट्री है वो जो वेस्ट एशिया के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्या ईरान उसका पार्ट है क्या? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ईरान जो है वो पार्ट नहीं है, बट कुवैत एंड बहरीन है वो इसके पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। क्या कुवैत एंड बहरीन के द्वारा ईरान के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है? लैंड बॉर्डर यहाँ पे नहीं शेयर हुआ करता है। ईरान का जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है इराक के साथ में, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इराक है,
फिर आप देखिए कि टर्की नाम का कंट्री है। फिर अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के लिए मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको जो अजरबैजान और आर्मेनिया नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कैस्पियन सी है वो अपना एरिया शेयर करता है ईरान के साथ में। और कैस्पियन सी के बाद में आपको जो तुर्कमेनिस्तान है, जहाँ से हम तापी पाइपलाइन भी लेके आने वाले थे। एक तो तापी रिवर फ्लो करता है हमारे कंट्री में, तापी जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। एक हम तापी पाइपलाइन का भी हमारा प्रोजेक्ट था कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया है वहाँ से आप देखिए कि हम गैस का एक पाइपलाइन है उसको सेटअप करें। बट इसमें कंसर्न क्या है, कंसर्न ये दो कंट्री यहाँ पे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान तो आप देखिए कि तालिबान उस समय रूल के अंदर में तो नहीं हुआ करता था, तो तालिबान का वहाँ पे कंसर्न था कि तालिबान उसको अटैक कर सकता है। जैसे कि आप देखिए कि काफ़ी बार हम बोमियान बुद्धिज़्म के बारे में भी आप देखते हो कि बुद्धा का एक वहाँ पे स्टैचू था अफगानिस्तान के अंदर में, और तालिबान ने उसको इसी वजह से डिस्ट्रॉय किया था कि उसको जो फंडिंग है वो जाया करता था, और वहाँ पे तालिबान का डिमांड था कि उनको जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाए। तो बोमियान बुद्धिज़्म का एग्जिस्टेंस था, तो ऐसे ही उस पाइपलाइन का भी सेफ्टी के रिगार्डिंग में कंसर्न था। एक कंसर्न ये था कि पाकिस्तान के थ्रू पास करता है, वहाँ पे भी आप देखिए कि स्टेट के अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका डोमिनेशन है। रिसेंटली जैसे पाकिस्तान की फोर्सेज टारगेट करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो टीटीपी टीएलपी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, कभी उनके स्टेट के द्वारा उसको प्रमोट किया गया होगा। अब आप देखिए कि वो स्टेट के लिए ही एक डेंजर क्रिएट करते हैं या स्टेट की ही पावर को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको ये टारगेट करते हैं। तो ये दो कंट्री हैं वो इसमें कंसर्निंग थे। तो तुर्कमेनिस्तान के साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान के बाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इंडिया के साथ में डायरेक्टली एरिया है वो नहीं शेयर होता है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे, ईरान का लोकेशन के साथ साथ में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि 1981 के समय में सेटअप हुआ है, 6 कंट्रीज उसका पार्ट हैं। कौन कौन से 6 कंट्री हैं, एक तो आप देखिए कि सऊदी है, सऊदी के वहाँ तो इसका हेडक्वार्टर भी है। सऊदी के अलावा स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा कुवैत है, बहरीन है, कुवैत है, बहरीन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन सा है यहाँ पे कंट्री, ओमान, क्या इसका पार्ट है क्या, ओमान है, या कतर भी है, कतर जहाँ से हमारा जो एनर्जी का सप्लाई, स्पेशली जो एलएनजी गैस है, जो हमारे जो जो आप देखिए फर्टिलाइजर्स का जो सप्लाई है वो हुआ करता है। तो एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हुआ यहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रियाद के अंदर में, जो कि सऊदी का कैपिटल है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए, एक आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। उसका भी हेडक्वार्टर सऊदी के अंदर में ही है। सऊदी के अंदर में एक सिटी है, सिटी कहाँ पे है, इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, जो रेड सी के साथ में इसका वेस्टर्न पार्ट शेयर होता है, तो वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता देना उसके हेडक्वार्टर के बारे में। और भी आप देखिए कि अरब लीग नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन का भी सेटअप हुआ था, जब इजिप्ट नाम का जो कंट्री है वो डोमिनेट हुआ करता था, स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर में। तो जो कायरो का जो उनका जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ये समय के साथ में जो कंट्री डोमिनेट करेगा वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर रहेगा। जैसे आप देखिए कि कभी जो इंग्लैंड नाम का जो कंट्री डोमिनेट किया करता था, तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको कि एक मीन टाइम के रूप से डिसाइड किया गया था, वो ग्रीनविच एरिया से इस वजह से भी पास करता है कि उनके द्वारा उसका इस तरीके से डिसीजन लिया गया। लास्ट ईयर मैप के रिगार्डिंग में एक डिस्कशन था, मैप के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया था कि जब हम 2D जो एटलस है, उस 2D जो यहाँ पे मैपिंग का जो सिस्टम है उसको आप देखते हो, तो आप देखिए कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि इक्वेटर के पास में सिचुएटेड हैं और उनका एक्चुअली जो लेंथ है वो लार्जर है, बट मैप के अंदर में अगर आप रेशियो को देखोगे तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको आप देखिए कि काफ़ी स्मॉल दिखाया गया है, और स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, बट उनका उनका जो मैप के ऊपर में जो रेशियो है, जो प्रेजेंस है, वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में रहेगा। तो ये आप देखिए कि कंट्रीज जब डिमांड करते हैं डोमिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आपको रशियन ऑयल के बारे में पता होना चाहिए। हमारा कंट्री आप देखिए कि रसिया के साथ में ऑयल परचेज करता है। ऑयल परचेज पहले तो काफ़ी कम होता था। 2022 के समय में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अटैक के बाद में कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शन लगाए कि रसिया का जो ऑयल है वो परचेज नहीं करेंगे, यूक्रेन वॉर को फंड है वो नहीं करेंगे। बट आप देखिए कि उनका कंटिन्यूस गैस का सप्लाई तो कंटिन्यूस था, जो वेस्टर्न पावर कंट्री हैं वो गैस का सप्लाई कंटिन्यूस किया करते थे।
इवन यूएस आप देखिए कि एलिगेशंस लगाता है इंडिया के अगेंस्ट में, बट यूएस के द्वारा भी काफ़ी कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं रसिया के साथ में जो उनका बायलेटरल ट्रेड को कंटिन्यूस किया करते हैं। काफ़ी बार आप देखना कि जो कंट्रीज जो डोमिनेट कंट्री हुआ करते हैं, कोई इमर्जिंग अगर कंट्री होगा उसको इस तरीके से रेगुलेट करने का कोशिश किया जाएगा कि आपके द्वारा वो किया जाएगा, और वो इस तरीके से जो डिस्कशन डोमेन है उसके अंदर में भी वही पॉइंट है वो डोमिनेट करेगा। वही पॉइंट डोमिनेट ये करेगा कि उस कंट्री को किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाए उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, कि वो वहाँ पे जो जो प्रोग्रेस है, जो एस्पिरेशन है उसको अचीव ना कर सके, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया का ऑयल हम परचेज करते रहे क्योंकि हमें डिस्काउंट के ऊपर में वो मिला करता था, डिस्काउंट हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। फिर जैसे ही फरवरी के समय में जब ये कन्फ्लिक्ट होता है वेस्ट एशिया का, तो रसिया, आप देखिए कि ये तो इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो रसिया को उस समय लगा कि अब यहाँ पे डिमांड है उनका, जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल है उसका डिमांड रहेगा, क्योंकि जो जो ईरान से जो सप्लाई है उसको डिस्टरबेंस हुआ है, वेस्ट एशिया के जो अदर कंट्री सप्लाई करते हैं उनको वैसे डिस्टरबेंस हुआ उस वॉर की वजह से। तो रसिया ने वहाँ पे एक प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट किया कि अलग से पैसा आप यहाँ पे कीजिए अगर आपको हमारा ऑयल यहाँ पे ख़रीदना है। फिर भी इंडिया का परचेज यहाँ पे इंक्रीज है वो हुआ है। अभी क्या ये जो परचेज ओवरऑल यहाँ पे अगर हम वैल्यू एंड वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बाई वैल्यू तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बाई वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रीमियम वहाँ पे करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जाया करता है। बट बाई वॉल्यूम आप देखिए कि 1-2% का कुछ डिक्लाइन भी बताया गया है लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, अगर हम अदर कंट्रीज से जो जो ऑयल को परचेज करते हैं यूएस से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, तो उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि हमें ज़्यादा पैसा है वो रसिया को देना होता है उसी प्रीमियम की वजह से। यूएस के साथ में हमारा परचेज हो सकता है बट वो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यूएस का और इंडिया का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस ने फैब्रिक, क्योंकि जनवरी के समय उन्होंने इंटरवेन किया था कहाँ पे, वेनेजुएला के अंदर में, और वेनेजुएला में यूएस का जो अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट में जो पर्सन थे उनको लेके चले गए थे। तो आप देखिए उसके बाद में वहाँ का जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर जो सैंक्शन थे उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया था, सैंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट किया कि इसका अदर कंट्रीज हैं वो परचेज करें, उनके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन है वो जो सैंक्शन है वो नहीं लगेगा। तो वेनेजुएला के साथ में हमारा जो परचेज है वो इंक्रीज हुआ है, और वेनेजुएला के अलावा आप देखिए कि यूएस के साथ में भी जो परचेज है वो ओवर द ईयर्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर जो पर बैरल जो इंडिया पे किया करता था इन कंट्रीज़ को 64 हुआ करता था, 64 यहाँ पे जो पैसा, सपोज कीजिए एक यूनिट है, पैसा यहाँ पे 64 पे किया जाता था पर बैरल, अब जो पे किया जाता है वो 106 है। तो इतना नंबर में वेरिएशन क्योंकि डिस्टर्बेंस है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंट्री जहाँ पे लार्जर वे में एक्सपोर्ट होता है, क्या जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक नाम का उसका है वो उसका मेंबर है क्या रसिया? रसिया उसका मेंबर नहीं है, क्योंकि उसके जो टोटल 12 मेंबर हुआ करते हैं, अभी रिसेंटली यूएई उससे निकला है, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि जो सऊदी का डोमिनेशन है, कोटा सिस्टम लगा दिया जाता है कि इतना ही आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे और इतना ही आप यहाँ पे सेल करोगे। तो कोटा सिस्टम उनके ओवरऑल प्रोडक्शन को वहाँ पे आप देखिए कि हैम्पर करता है, जो जो डिस्टर्बेंस है वो करता है। और हमारा जो कंट्री जाना जाता है वो क्रूड ऑयल को आप देखिए कि रिफाइनरी प्रोडक्ट में जो रिफाइन करते हुए इस प्रोडक्ट है वो बनाता है, और हमारे रिफाइनरी प्रोडक्ट भी हम अदर कंट्रीज़ को सेल करते हैं। बट ओवरऑल हमको क्रूड ऑयल है वो परचेज करना पड़ता है क्योंकि हम डिपेंड करते हैं। डाइवर्सिफाई करने का हमारा प्लान है, डाइवर्सिफाई किया भी है, कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी परचेज किया है, कुछ आप देखिए कि अदर जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं उनसे भी परचेज है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्या रीड करें, ओपेक के जो ओरिजिनली फाउंडर 5 कंट्री हैं वो कौन होते थे? बगदाद के अंदर में कॉन्फ्रेंस हुआ, बगदाद कहाँ पे है? इराक का कैपिटल है बगदाद, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस में 5 कंट्री गए थे, एक कंट्री है सऊदी अरेबिया जो कि डोमिनेट करता है, सऊदी अरेबिया डोमिनेट करता है क्रूड ऑयल में। फिर आप देखिए कि सऊदी के अलावा वहाँ पे ईरान भी था और इराक भी था। तो सऊदी, ईरान, इराक है,
और कुवैत है और वेनेजुला है। कुवैत है और वेनेजुला है, ये 5 कंट्री हैं जो ओपेक के फाउंडर थे। एक बार इसको देखना कि यहाँ पे कुवैत ही है क्या, क्या कोई अदर कंट्री तो नहीं है। और आप देखोगे, गूगल करोगे तो आपको ये भी रहेगा कि आप एक बार फिर से 5 कंट्रीज़ को रिवाइज कर सकोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रीड करना है, ओपेक प्लस का भी एक फॉर्मेट होता है, ओपेक का ही ओपेक प्लस होता है, जिसमें क्या है, जिसमें आप देखिए कि रसिया को भी इंक्लूड किया गया है। मैक्सिमम ओपेक में कौन से कंट्री होते हैं, मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया की कंट्री, और वेनेजुला वहाँ पे एग्जाम्पल है। और वेनेजुला के पास में आप देखिए रिजर्व सबसे ज़्यादा है, क्रूड ऑयल के जो रिजर्व हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, वो सऊदी का एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो एक टर्म और हुआ करती है जिसको बोलते हैं एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम क्या होता है कि जो एशिया के कंट्री हैं उनके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाता है जब वो क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं। यूपीएससी ने कभी प्रीलिम्स एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि एशियन प्रीमियम जो टर्म है वो समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है, तो ऐसे भी सवाल हो सकते हैं आपसे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने, आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और जो CISF जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको यहाँ पे कहा है कि जब पीक ट्रैवल का सीज़न हो, जब काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो उस समय थर्ड पार्टी स्टडी है, जो असेसमेंट है वो किया जाए वहाँ पे लोगों का जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में, मीन्स यहाँ पे एक ऑडिट असेसमेंट है उसके बारे में ये न्यूज़ मेंशन है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नवंबर दिसंबर के समय में 25 का जो नवंबर दिसंबर था उस दौरान में हमारे यहाँ पे जो एयरलाइंस के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ था, स्पेशली जो इंडिगो एयरलाइंस है उसमें एक डिस्टरबेंस है वो देखने के लिए मिला था। तो उसके बिहाइंड में आप देखिए कि क्या फैक्टर था। हमारे यहाँ पे जो DGCA नाम का जो बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो ओवरऑल सिविल एविएशन की सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, DGCA स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले स्टैट्यूटरी नहीं था बट 2020 में उसको पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूवल दिया गया था, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से इस्टेब्लिश हुआ। तो आप देखिए कि उस बॉडी के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया था कि हमारे यहाँ पे जो पायलट्स हैं उनका जो कम्प्लीटली रेस्टिंग समय है वो नहीं है, तो फ्लाइट डाटा टाइम लिमिटेशन FDTL इस तरीके से था, फ्लाइट डाटा टाइम लिमिटेशन था कुछ। तो आप देखिए कि जो फ्लाइट जो डाटा टाइम लिमिटेशन है उसके थ्रू वहाँ पे एक प्रॉपर रेस्टिंग आवर होना चाहिए, जो पायलट उसके अंदर में है, जो वर्कर उस फ्लाइट के अंदर में है, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ था, टेक्निकल इश्यू थे, उसका भी फाइनल रिपोर्ट है वो नहीं आया है कि टेक्निकल इश्यू हैं या क्या इश्यूज उसमें रहे हैं। बट आप देखिए कि एक रीज़न ये भी माना जाता है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे वर्क कंडीशन में ज़्यादा उनके द्वारा वर्क किया जाता है, उनका प्रॉपर रेस्टिंग है वो होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, एविएशन सेक्टर का यहाँ पे बात है, एयरपोर्ट्स का बात है, तो एविएशन सेक्टर का UN का एजेंसी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कनाडा के अंदर में जो मॉन्ट्रियल नाम की जगह है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, UN का एक स्पेसिफिक एजेंसी के रूप से वो एग्जिस्ट करता है, और शिकागो कन्वेंशन के थ्रू उसको सेटअप है वो किया गया था, शिकागो कन्वेंशन के थ्रू सेटअप किया गया था। अब देखिए कि कनाडा के अंदर में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कटिक काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर आप बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे भी अभी याद नहीं है उसका। बट यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जो शिकागो कन्वेंशन है वो देखा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो आर्कटिक काउंसिल है ना कनाडा के अंदर में, वो आप देखिए कि ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू बना था, ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू उसको सेटअप किया गया था 1996 में। और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, 5 तो आप देखिए कि जो कंट्री हैं जिनको क्या फाइंड्स के नाम से याद रख सकते हो, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। 3 कंट्री कौन से हैं, कनाडा, USA और रसिया। ये 5 कंट्रीज का आर्कटिक काउंसिल है, 96 में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका यहाँ आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रीड करें तो क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक ऑपरेशन चलाया गया था US का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। और जस्टिस डिपार्टमेंट के अलावा आप देखिए कि इसमें कनाडा का भी एजेंसी था, यूरोपियन भी कुछ एजेंसीज थे। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। ऑपरेशन हार्ड बॉल किसके बारे में है, ऑपरेशन हार्ड बॉल किसके बारे में था, ये था बेसिकली एक पर्सन थे, हरदीप सिंह निज्जर, जिसको कि इंडिया ने कभी एज ए, आप देखिए कि एक इंसर्जेंट पर्सन के रूप से भी डेजिग्नेट किया था 2020 के समय में। उनका जो किलिंग हुआ था, उनका डेथ हुआ था कनाडा के वहाँ पे। कनाडा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए थे,
और इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में भी आप देखिए कि डिक्लाइन हुआ था। उस समय काफ़ी कुछ था, और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे 5 आई अलाइंस है वो न्यूज़ में था। अब यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया है फिर से, उसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ये जो पर्सन हैं जो कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में रहा करते हैं, किसी को थ्रेट किया जाए इस वजह से, और फिर आप देखिए और भी जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे जो नेम है वो दिया है कि उन्होंने ऑर्डर किया था उस पर्सन का कनाडा में जो डेथ हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई इनका नेम है। वैसे आप देखिए कि बिश्नोई तो एक सेक्ट हुआ करता है, बिश्नोई जो है वो सेक्ट हुआ करता है, लॉरेंस इनका यहाँ पे नेम है। बिश्नोई सेक्ट के बारे में कुछ पता है आपको? हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा जो जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मीन्स आप देखिए कि इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन है उनमें इनका काफ़ी लार्जर वे में रोल रहा है। जो गुरु जम्बेश्वर हैं उन्होंने आप देखिए कि जो मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है उस समय इस कम्युनिटी को सेटअप किया था। 29 इनके प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं जिसको ये फॉलो करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के लोग, 20 प्लस में 9, तो 29 को जो बोला करते हैं 20+9। तो इससे आप देखिए कि ये जो टर्म बनता है बिश्नोई 20+9 का जो ये यहाँ पे ये जो टर्म है, और 29 प्रिंसिपल हैं जो इन्वायरमेंट के ही बारे में हैं कि वहाँ पे जो खेजड़ी का जो पेड़ होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में उसको नहीं काटना होता है। और भी आप देखिए कि काफ़ी बार आपको बिश्नोई जो वुमेन्स हैं वो आपको वाइल्ड लाइफ का जो स्पेशली आप देखिए कि जो जो डियर जो हुआ करता है ना, जो हिरन होता है उसके बच्चे को भी वहाँ पे केयर किया जाता है, जिसकी फ़ोटोज़ भी आप कभी आप गूगल करोगे ना बिश्नोई वुमेन्स की कि कैसे यहाँ पे जो डियर का जो बेबी है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट है वो किया करते हैं। तो ये आपको, ये तो हमने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में देखा, किलिंग के बारे में हमने रीड किया। और यहाँ पे आप देखिए एक ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर में है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर में है। कौन सी जगह है? ब्रिटिश कोलंबिया। और आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा का जो एरिया है जहाँ पे यूएस का भी कुछ एरिया नियर बाई में सेटल होता है, जिसमें एक जगह का नाम है सीटल, सीटल नाम की जगह है। अब ये वो जगह है, वैनकूवर का एरिया, सीटल का एरिया, ये वो जगह है जहाँ पे कभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी गए थे। और प्रेजेंट समय में वहाँ पे इंडियन पर्सन्स का भी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा का। उसी एरिया में आप देखिए कि कभी वहाँ पे हमारा जो इंडियंस का एक शिप है वो भी जाता है जिसको अलाउ नहीं करता है, कनेडियन जो अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं करते हैं, और बाद में वो लोग वापस से इंडिया के लिए आते हैं। बजबज में वो इंसिडेंट होता है, कोमगाता मारू वो शिप हुआ करता था जो अभी अप्रैल मई के समय भी न्यूज़ में था। तो ये हमने कम्प्लीटली यहाँ पे देखा, जस्टिस डिपार्टमेंट का एलिगेशन था कि इन्होंने वो किलिंग है वो करवाया था। अब आप देखिए कि कनाडा के उस एरिया के बारे में हम देख लिए हैं, वहाँ पे एक इंडस्ट्री डोमिनेट करती है, इकोनॉमी का जो मेन एक इंडस्ट्री है वो डोमिनेट करती है, उसको बोला करते हैं लिम्बेरिंग, मीन्स जो वुड का जो इंडस्ट्री होता है ना कि वुड से कोई फर्नीचर बनाना, प्रोडक्ट्स जो बनाना, तो वुडन इंडस्ट्री है वो वहाँ पे डोमिनेट है वो किया करती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कोन के बारे में है। स्कोन आप देखिए कि क्या है, स्कोन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है और जो कृष्णाज कंसियसनेस हरे कृष्णा मूवमेंट के थ्रू ये सोसाइटी है वो सेटअप होता है 1966 में। स्वामी जो प्रभु प्रभु पेडा नाम से जो पर्सन हुआ करते हैं उनके द्वारा इसको जो सेटअप है वो किया गया था। अब हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ कि वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है क्या उनके द्वारा मिड डे मील स्कीम्स के अंदर में इस्कॉन को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है क्या। पेटिशन में क्या पॉइंट को आर्ग्यू किया, पेटिशन में एक तो पॉइंट आर्ग्यू यहाँ पे ये किया गया है जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाना है उसके रिगार्डिंग में कि यहाँ पे जो एग है वो नहीं दिया जाएगा जो कि प्रोटीन का सोर्स है, तो एग के बारे में है। सेकंड आप देखिए कि जो यहाँ पे जो पॉइंट जो मेंशन है वो है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में जो वर्कर जो होते हैं जो काम करते हैं मिड डे मील स्कीम्स के अंदर में, तो उनका जॉब के रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स को क्रिएट करता है। ये पेटिशन का कंसर्न है बेसिकली। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड में यहाँ पे रेस्पॉन्स करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए, केस को बाद में सुना जाएगा, कुछ कुछ यहाँ पे टाइम दिया है बेसिकली उसके बारे में। तो मिड डे मील के बारे में है, इस्कॉन टेम्पल के बारे में है। काफ़ी बार हम जो वेस्ट बंगाल के बारे में रीड करते हैं तो एक मतुआ नाम का भी कम्युनिटी होता है, तो जो मतुआ कम्युनिटी का जो मूवमेंट था वो किसने सेटअप किया था, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी आप देखिए कि मतुआ कम्युनिटीज़ हैं जो न्यूज़ में भी रहे थे, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में भी वो न्यूज़ में थे, और भी काफ़ी सारे ऐसा जो न्यूज़ हैं वो रही हैं उसके बारे में। अभी जो इलेक्शन भी थे वेस्ट बंगाल के वहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट आप देखिए कि WHO के बारे में है। रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के वहाँ पे इबोला के जो केसेस सामने आए और आप देखिए कि 500 के आसपास जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं इबोला के रिगार्डिंग में। तो जो जो यहाँ पे WHO के अंडर में जो कंट्रीज हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था लास्ट ईयर 2025 में, और एग्रीमेंट में ये कहा था कि उसके कुछ प्रोविज़न हैं जो कि डिस्कशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आएंगे विद इन 1 ईयर में। 2026 में वो एग्जिस्टेंस में आने चाहिए थे, बट अब आए नहीं हैं। जून 26 में आना चाहिए था। अब फिर से कंट्रीज हैं वो मिलते हैं WHO के हेडक्वार्टर के वहाँ पे। तो एक होमवर्क और ले लो, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या जिनेवा के वहाँ पे है या न्यूयॉर्क के वहाँ पे है। अब आप देखिए कि ये तो यहाँ पे हुआ एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या था? पेंडेमिक, ये ट्रीटी बोलते हैं, पेंडेमिक ट्रीटी, जो कि एक मिसिंग पीस है, फाइनलाइज हो चुका है, बट मिसिंग पीस किस वजह से है? क्योंकि उसके कुछ प्रोविज़न हैं जो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। अब यहाँ पे WHO के जो हेडक्वार्टर पे मीटिंग करेंगे कंट्रीज, उनका अल्टीमेट टारगेट यही है कि विद इन द मंथ के अंदर में इसको इवन विद इन द डेज बताया गया है कि जिसमें इसको एग्जिस्टेंस में लाएं। क्यों एग्जिस्टेंस में लाना है? कौन सा वो प्रोविज़न है जिसके रिगार्डिंग में जो डिफरेंसेज हैं? पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आप देखिए कि कहीं पे कोई नया आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक होने के बाद में जो पैथोजन है उसी को स्टडी किया जाता है। तो अगर यहाँ पे किसी डेवलपिंग कंट्री या किसी ऐसा जो कंट्री है जो लिस्ट डेवलप कंट्री है जहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, तो उस पैथोजन को वो प्रोवाइड करेंगे, उसका एक्सेस होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में, और उसका बेनिफिट शेयरिंग भी होना चाहिए। बेनिफिट शेयरिंग क्या है? पैथोजन अगर उन्होंने प्रोवाइड किया है वैक्सीन के स्टडी के लिए, तो जो जिन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है वो कंट्रीज़ यहाँ पे वैक्सीन, ट्रीटमेंट और जो भी यहाँ पे जो 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 प्रोडक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पे बेनिफिट का शेयरिंग करें। उस पर ऊपर कोई लाइसेंसिंग है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविज़न है जिसका मेन यहाँ पे कम्प्लीटली कंसर्न है। विद इन 1 ईयर का समय बताया है कि जब यहाँ पे इसको कर लिया जाएगा 1 ईयर के अंदर में, बट वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे विद इन डेज का बात है। कोविड के बाद में आप देखिए कि कंट्रीज में कंसर्न है, जैसे कोविड में जो इकोनॉमी का डिस्टर्बेंस हुआ है, कोविड के समय में आप देखिए कि 2 ईयर तक कंटिन्यूस इकोनॉमी का डिस्टर्बेंस था। फुल फ्लेज के अंदर में 2 ईयर बाद में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगा था, काफ़ी सारा जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ था। तो कोविड के बाद में भी 3 ईयर बाद में कंट्रीज हैं वो मिले हैं, 3-4 ईयर के बाद में कंट्रीज मिले हैं कोविड के डिस्टर्बेंस के भी बाद में। और अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तो आप बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी में भी रीड है वो किया करते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि अब आपको हेडक्वार्टर तो बताना ही है कमेंट सेक्शन के अंदर में। इबोला का आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि जो फ्रूट बैट है उसको एक मेन सोर्स माना जाता है। और फ्रूट बैट के बारे में भी आपको ये पता हो, बैट्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि बैट्स काफ़ी सारे जो वायरस हैं उनके होस्ट हुआ करते हैं, बट वो उनका बॉडी को इम्पैक्ट है वो नहीं करते हैं, उनके बॉडी को इम्पैक्ट नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। कल हमने आपसे कहा था कि इस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे, तो आप देखिए कि आज दोनों को कंबाइन करते हुए रीड करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, काफ़ी बार आप देखिए कि 2023 के समय हमारे जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे तो उन्होंने T20 मोड के अंदर में पार्टनरशिप को कहा था कि पार्टनरशिप T20 मोड के अंदर में सेटअप है वो हुआ है। अब सेटअप होने का बात कहा गया, क्यों कहा गया कि पहले हमारा पार्टनरशिप 3C के प्रिंसिपल के ऊपर में वर्क करता था। 3C का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? 3C का प्रिंसिपल ये है कि कॉमनवेल्थ, क्योंकि आप देखिए कि कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, कॉमनवेल्थ के अलावा है यहाँ पे क्रिकेट है और करी है। करी मीन्स की जो इंडियन फूड है उसका जिस तरीके से वहाँ पे डिमांड है। तो ये जो 3C का प्रिंसिपल है जिस पे हमारा पार्टनरशिप हुआ करता था, अब उससे भी बियॉन्ड हमको सेटअप करना है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3D का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अनाउंस किया। 3D का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे कंट्रीज बोथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करते हैं, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे एक पिलर है। डेमोक्रेसी के अलावा आप देखिए कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे डायस्पोरा है। डायस्पोरा में यहाँ पे मेंशन है कि इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी के रिगार्डिंग में। पहले ब्रिटिश लोग का संख्या ज़्यादा होता था, 70s के समय में इंडियन डायस्पोरा है उसका वहाँ पे प्रोफेशनल जो लोग हैं वो जाने लगे। और अब तो आप देखिए कि इंडियन डायस्पोरा के रिगार्डिंग में वहाँ पे
लोग भी यूनाइट हुए हैं। लोगों ने अभी लास्ट जनवरी के समय में एक रैली निकाला था इंडियन डायस्पोरा के अगेंस्ट में। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, एक सिर्फ वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी एक आप देखिए कि डोमेन के रूप से एग्जिस्ट करता है। डिप्लोमेटिक डिस्कशन का भी एक डोमेन है इंडियन डायस्पोरा का, वहाँ पे प्रेजेंस होना और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, हर एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना। हमारा जो डायस्पोरा है, हॉस्पिटल सेक्टर हैं, और भी आप देखिए कि इंजीनियरिंग, जो हमारा इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है उसके लोग काफ़ी ज़्यादा सर्व करते हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ के वहाँ पे। तो डेमोक्रेसी एंड डायस्पोरा के अलावा दोस्ती, जो फ्रेंडशिप है, उसको बताया है यहाँ पे कि इसके रूप से डेवलप करना है। और भी यहाँ पे 2Ds हैं वो दिए गए हैं कि डेवलपमेंट है, डिफेंस है, इसको भी हमें प्रमोट करना है। अब कैसे क्या प्रमोट हुआ है, क्या प्रमोट, आप देखिए कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि हमारे बोथ कंट्रीज ने इकोनॉमिक कम्प्रीहेंसिव, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कम्प्रीहेंसिव नहीं है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को एस्टेब्लिशमेंट में लाया था। उसके बाद में आप देखिए कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस है वो मिला है, इंडियन प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस है वो मिला है इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको हम बूस्ट करें, कैसे, कितना करना है, 100 बिलियन का टारगेट है कि 100 बिलियन US डॉलर का जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको हम 2030 तक लेके आएँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में है कि डिफेंस के अंदर में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें, एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनको हम यहाँ पे कैरी आउट करें, चाहे वो बाइलेटरल एक्सरसाइज हो, मालाबार एक्सरसाइज हो, या कुछ अदर एक्सरसाइज जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप देखिए कि हम ट्राइलेटरल्स, जो जो बिल्डिंग यहाँ पे मल्टीलेटरल पार्टनरशिप का अलावा हम ट्राइलेटरल्स को भी काफ़ी सारे सेटअप किए हैं, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। IAI नाम से एक ट्राइलेटरल एग्जिस्ट करता है। फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, FIA के नाम से एक ट्राइलेटरल है यहाँ पे। ये जो मिनी लेटरल्स हैं, मिनी जो ग्रुपिंग है, आप देखिए कि मोर इफेक्टिव डेवलप हुए हैं। एक क्वेश्चन UPSC आपसे मेंस में पूछा भी था, क्या मिनी लेटरल है वो नया यहाँ पे डिप्लोमेटिक डिस्कशन का एरिया है क्या? क्योंकि इससे आप देखिए कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके द्वारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में यहाँ पे मोर एफिशिएंसी है। इसके अलावा आप देखिएगा और भी यहाँ पे जो जो एग्जिस्ट करते हैं, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है। जब हम मल्टीलेटरल में देखें तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो एक इम्पोर्टेंट पिलर है हमारा इंडियन ओशियन में, जो महासागर इनिशिएटिव है उसके लिए भी, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कनेक्टिविटी के लिए भी। जो क्वेड का एक्सरसाइज है, क्वेड का जो डिस्कशन है, जो अभी पिछले कुछ समय से एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, बट इंडिया और जापान तो आप देखिए कि प्रमोट करते हैं, और इंडिया जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया का भी कंटिन्यूस यहाँ पे इंगेजमेंट है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। राइट टू फॉरगेटन के बारे में है, आर्टिकल 21 के अंदर ही इसको पार्ट माना गया था। रिसेंटली आप देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा राइट टू फॉरगॉटन है उसके बारे में मेंशन था। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो राइट टू फॉरगॉटन है, फंडामेंटल राइट जो प्राइवेसी है उसके अंडर में है। 21 के अंदर में फ्रेमवर्क वहाँ पे लाया गया जिससे कि बैलेंस, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, ओपन जस्टिस और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको यहाँ पे नेम जो मास्किंग है और द डिलीटेशन ऑफ जजमेंट के साथ में बताया गया है। आप देखिए कि बैकग्राउंड के अंदर में आपको कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो लिटिल बिट इग्नोर करने का कोशिश कीजिए। कुछ समय से कुछ दिन आप देखिए कि रहेगा यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर में कुछ सोशल गैदरिंग की वजह से आवाज़ है, तो ये यहाँ पे किया गया। इसके बारे में भी कुछ कंसर्न्स थे, जो रिसेंटली हमारा एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक इजरायली जो सोल्जर हैं उसके रिगार्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि जो इजरायली सोल्जर्स हैं जिन्होंने कि ऐसे लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया था जो कि गजा स्ट्रिप के अंदर में थे, और रिसेंटली जो UN का एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे जीनोसाइड जो हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे उस ग्रुप के द्वारा इंडियन अथॉरिटीज़ को कहा गया कि उस सोल्जर के अगेंस्ट में आप एक्शंस लीजिए जिसका कि इंडिया के अंदर में प्रेजेंस है। अब सोल्जर्स का क्या इंडिया के अंदर में प्रेजेंस हुआ करता है? यस स्टूडेंट्स, इजरायली जो सोल्जर हैं वो इंडिया के लिए आया करते हैं, उनका जो वर्क है उसके बाद में, और ये एक इंगेजमेंट प्रोसेस भी है बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में।
अब यहाँ पे ह्यूमस जो ट्रेल है वो क्या है कि वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे उनका संख्या ज़्यादा है, जैसे कि कसोल का जो एरिया है और अल्मोड़ा का एरिया है। नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट में एवरी कंट्री के हर एक पार्ट के अंदर में आप देखिए कि उनके कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो ज़्यादा जो अपना एन्जॉयमेंट ट्रैवल उसके लिए आया करते हैं। तो उस ट्रेल का बात यही है कि उनका जब प्रेजेंस होता है तो एरिया में भी कुछ चेंजेज आते हैं। एरिया में चेंजेस के अलावा आप देखिए कि वो अपना लोकल बिजनेस भी कैरी आउट करते हैं। पिछले ईयर एक कंसर्न हुआ था कि वो लोगों के द्वारा एक कैफ़े बनाया गया और उसमें ओनली वाइट पीपल्स को ही एंट्री के लिए अलाउ है वो किया गया था। तो ये कुछ बेसिक हमने देखा। इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया आप देखिए कि जो जिनेवा कन्वेंशन जिसके थ्रू उन्होंने कहा है कि जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू इंडिया एक्शन ले, इंडिया का कोई डोमेस्टिक लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि वॉर क्राइम है उसको डिसाइड करे। वॉर क्राइम के रिगार्डिंग में हमारा कोई लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सोफियान के बारे में है, कश्मीर के अंदर में एंटी टेरर ऑपरेशन वहाँ पे कंटिन्यूस है। लश्कर ए तैयबा के एक मिलिटेंट है जिसको कि मारा गया है। इंडिया और इंडोनेशिया के बिटवीन में आप देखिए कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हुआ है। हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे वर्क को कैरी आउट करेगा, जो कि वहाँ पे योग्यकर्ता का जो सिटी है उसके अंदर में जो टेम्पल है उसकी रिगार्डिंग उसके रिस्टोरेशन के बारे में। अमोनिया गैस जो कि पिछले कुछ समय से न्यूज़ में था उसको यहाँ पे एक रीजन बताया गया है। अमोनिया गैस का जो यूज है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में हुआ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन है स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ पीस के बारे में है कि गाजा का जो एरिया है, गजा का एरिया है, उसको डीमिलिटराइज एरिया के रूप से सेटअप करना है। डीमिलिटराइज एरिया के रूप से सेटअप करना है, बट उसको जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा? कुछ कंट्रीज़ ने आप देखिए कि एक अलायंस को क्रिएट करते हुए 2025 के समय में इंटरनेशनल वहाँ पे ISF नाम का जो फोर्सेज है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेज, उसको सेटअप किया था। अभी ये जो फोर्स है उस डीमिलिटराइज जोन जो पायलट बेसिस पे स्टार्ट होगा गजा के सदर्न पार्ट में, ये फोर्स उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये है क्या? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्या है? 2025 में कुछ कंट्रीज़ ने कमिट किया कि वो अपना फोर्स को डिप्लॉय करेंगे इस फोर्स के अंडर में और गाजा में वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पे कंफर्म इसको कंट्रीब्यूटर हैं इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में? इंडोनेशिया, मोरक्को है, कजाकिस्तान है, कोसोवो है और अल्बानिया है। अल्बानिया नाम का जो कंट्री है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो लास्ट राइट्स हैं, जो फ्यूनरल प्रोसेस है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि नजफ़ नाम का जो सिटी है, जो करबला का जो एरिया है जो कि इराक़ के अंदर में है, वहाँ पे उनको उनका जो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ले जाया गया है उनका जो फ्यूनरल प्रोसेस है उसके लिए। आप देखिए कि जो सिया मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये जो सिटी है वो इम्पोर्टेंट है। सिया मुस्लिम्स के लिए इसको एज ए होली सिटी के रूप से कंसिडर किया जाता है और उनका जो लास्ट राइट जो होगा वो तो ईरान के अंदर में कोई सिटी है वहाँ पे कंडक्ट होगा। ये कुछ दिनों का ये बेसिकली आप देखिए कि प्रोसेस है जो कि अलग अलग सिटी जो इम्पोर्टेंट हैं सियाज के लिए वहाँ पे उनको इराक़ के अंदर में भी उनको ले जाया गया है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक के बारे में है। सूडान के अंदर में ड्रोन स्ट्राइक हुआ है जो पिछले कुछ समय से इंक्रीज हुआ है। अफ्रीकन इन कंट्रीज़ में ड्रोन्स का अटैक होना। और स्टूडेंट्स पिनाका नाम का जो डिफेंस सिस्टम है, सॉरी पैट्रियट नाम का जो डिफेंस सिस्टम है, पिनाका का तो हमारे यहाँ पे DRDO के द्वारा उसका टेस्टिंग किया गया था, उसका भी एक न्यूज़ था। तो पैट्रियोटिक जो डिफेंस सिस्टम है उसको प्रोवाइड करेगा US जो है विदाउट यहाँ पे उसको अलाउ करेगा कि लाइसेंस टू मेक कि जो यूक्रेन जो है उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप इसको बना सकते हो रसिया का जो मिसाइल अटैक्स है उनको काउंटर करने के लिए। यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने ड्रोन अटैक से काफ़ी सारी रिफाइनरीज हैं, जो टैंकर हैं, जो सी ऑफ अजोव के अंदर में जो टैंकर्स हैं रसिया के, उनको अटैक किया है। श्रीलंका का जो प्रिजन के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको एक इंडियन पर्सन का भी प्रेजेंस था। श्रीलंका के बारे में आपको होमवर्क था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन वहाँ से पास करती है या नहीं करती है, क्योंकि इंडिया का इक्विवेलेंट टाइम उन्होंने अडॉप्ट किया है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने उसका जवाब है वो नहीं दिया है। श्रीलंका का ये जो सिचुएशन है उसके बारे में बताता है कि वहाँ का बार काउंसिल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उस कंट्री के अंदर में, स्पेशली प्रिजन में काफ़ी बार ऐसा राइट्स होना, ऐसा जो कन्फ्लिक्ट है वो होना। नाटो का मीटिंग हुआ है कहाँ पे? अंकारा के वहाँ पे। उस मीटिंग में US के प्रेसिडेंट ने कहा कि US के जो यहाँ पे जो जितने भी इनिशिएटिव्स रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड के बारे में हो, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में है,
या यूएस इजराइल का जो अटैक था ईरान में, तो इन कंट्रीज़ के द्वारा उसको सपोर्ट है और ना किया जाना। तो उसके ऊपर में आप देखिए कि यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट के अपने एलिगेशंस हैं। अब नाटो का पार्ट आप देखिए कि डेनमार्क भी है। डेनमार्क के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट क्या आया है, उन्होंने कहा है कि इंच बाय इंच उनके कंट्री का जो भी टेरिटरी है उसको वो डिफेंड करेंगे और नाटो का वो सपोर्ट करेंगे अदर पार्ट्स के अंदर में, बट उनके कंट्री टेरिटरी का अगर बात है तो उसको सपोर्ट उसको वो डिफेंड है वो करेंगे। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम ब्रसेल्स के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।